हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे नए यूट्यूब चैनल एस्थेटिक जीके में। तो आज मैं बिहार प्राचीन इतिहास का तीसरा भाग लेके चलता हूँ, जिसमें मौर्य वंश है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय माना गया। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन बताया गया है। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश शूद्र एवं कुलहीन बताया गया है। जबकि स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिरसल कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार बिरसल शूद्र को कहा जाता है। जैन परंपरा में मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया एवं उसकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। युद्ध उपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एड़िया यानी हेरात, अराकोसिया यानी गंधार, जेड्रोसिया, मकरान बलूचिस्तान तथा पेरोपनिसदाई यानी काबुल क्षेत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही यूनानी राजकुमारी हेलेना से विवाह भी हुआ। पश्चिम उत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं प्लूटार्क व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया।
तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्रा को पालिब्रुथा के नाम से संबोधित किया गया है। इस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में, पाटलिपुत्रा को पालिब्रुथा के नाम से संबोधित किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन की देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य और उसकी प्रशासनिक संरचना। मौर्य साम्राज्य सम्राट, प्रांत, जिला या निकाय, प्रधान स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवाटीक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 100 ग्रामों का समूह, ग्राम प्रधान यानी ग्रामिक। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 258 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 258 ईसा पूर्व उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होते हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से प्राप्त होते हैं, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। बिंदुसार 298 से 278 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 258 ईसा पूर्व में बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों बिंदुसार को अमित्रोकेडीज या अमित्रचेटस कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस आए थे। इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस आए थे। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व तक। सिंहली अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था।
हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोफली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर यानी टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्तिस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था। अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलन लेख में है। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में। रान्यो अशोक, कंगनहल्ली, देवान्नप्या प्रियदर्शी, रुमिंदेई, निगलिबा, रूपनाथ व गिरनार। बुद्ध शाक्य, मास्की गुहा लेख, मलका, अरमाइक लेख, महासुर एवं अपराजित, महाभारत, धर्मशोक, कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, राफिलेडस, यूनानी लेखक, पियदस्सी राजा, भाब्रू लेख, महाराज कुमार, पनगोरारिया अभिलेख, महाराज कुमार पनगोरारिया अभिलेख। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। पहला प्रांत उत्तरापथ, यहाँ उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत था दक्षिणापथ, उसकी राजधानी स्वर्णगिरी। तीसरा जो था वो था अवंती, उसकी राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन। कलिंग, चौथा था कलिंग यानी कि तोफली, कलिंग की राजधानी थी तोफली। प्राची, मध्य प्रदेश, इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शिलालेख बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। दूसरा है स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख। दूसरा है लघु स्तंभलेख। तीसरा है गुहालेख, गुफाओं में उत्कीर्ण लेख। अब देखिए शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला शिलालेख है गिरनार, लिपि है ब्राह्मी, स्थान है जूनागढ़ गुजरात। दूसरा है येरागड्डी, लिपि है ब्राह्मी, स्थान है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तीसरा है धौली शिलालेख, लिपि है ब्राह्मी, स्थान है पुरी उड़ीसा। चौथा है जौगढ़,
लिपि है ब्राह्मी, स्थान है गंजाम उड़ीसा। 5वां है फोपाड़ा, लिपि है ब्राह्मी, स्थान है ठाणे महाराष्ट्र। 6ठा है कालसी, लिपि है ब्राह्मी, देहरादून, स्थान है देहरादून। 7वां है मानसेहरा, लिपि है खरोष्ठी, स्थान है हजारा पाकिस्तान। 8वां है शाहबाजगढ़ी, लिपि है खरोष्ठी, स्थान है पेशावर पाकिस्तान। नोट: वैशाली स्तंभ सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। लघु शिलालेख: नंबर 1 सासाराम बिहार में है। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक। गोबीमठ मैसूर कर्नाटक। 7वां है मास्की रायचूर कर्नाटक। 8वां है उद्देगोलम बेल्लारी कर्नाटक। 9वां है जटीगड़ा मेफ्फड़ ब्रह्मगिरी कर्नाटक। सिद्धपुर है ब्रह्मगिरी कर्नाटक। भाबरू है जयपुर राजस्थान। एरगुडी है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। राजूल मंडगिरी है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। स्तंभ लेख: अशोक के बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो निम्नलिखित स्थानों से पाए गए हैं। नंबर 1 दिल्ली टोपड़ा स्तंभ लेख, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह पहले मेरठ में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। तीसरा है लौड़िया अरेराज स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में लौड़िया अरेराज में स्थित है। चौथा है लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। 5वां है रामपुरबा स्तंभ लेख, यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कालाइल ने की। 6ठा है प्रयाग स्तंभ लेख, इसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया गया था। 7वां है संकिसा या सांकस स्तंभ लेख, जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश। नोट: कौशाम्बी तथा प्रयाग की स्तंभ लेख में रानी कारूबाकी की चर्चा है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। लघु स्तंभ: कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। तीसरा है सांची रायसेन मध्य प्रदेश। चौथा है निगली गांव तराई क्षेत्र नेपाल। 5वां है रुमिनदेई तराई क्षेत्र नेपाल। नोट: अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था जबकि रुमिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। गुहालेख: बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पर 3 गुफा कर्ण चौपड़ लोमस ऋषि सुदामा का निर्माण अशोक ने आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। इन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। मौर्य काल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सप्तांग सिद्धांत, राजा सिर, अमात्य आँख, जनपद जंघा, दुर्ग बाँह, कोष मुख, सेना मस्तिष्क, मित्र कान। अब देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। मौर्यकालीन तीर्थ उच्च अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। नंबर 1 पुरोहित, मंत्री पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी यानी संबंधित विभाग या कार्य। दूसरा युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। तीसरा है सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष। चौथा है समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक। मंत्री परिषद अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। अंतर्वर्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। क्रम नर्तिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। प्रशस्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल,
सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटवीक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौबारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। 18वां, नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। चाणक्य ने चतुरंग बल यानी पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख अंग बताया है। चाणक्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 पुश्तैनी सेना, दूसरा है भाटक सेना, तीसरा है नगर पालिका सेना। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमार मात्य, कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांतों मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय, 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। स्थानीय का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित मौर्यकालीन अधिकारी एग्रोनोमोई, जिलाधिकारी एंटोनोमोई, नगर आयुक्त, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था तथा वह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक भी होता था। इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही मतलब घोड़े पे सवार सैनिक, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है। नंबर 1 धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय। नंबर 2 कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित थी। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। सम्राट घर की स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग था। मौर्य काल में भूमि कर उपज का 1/6 भाग था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि लकड़ी का महल कहाँ बना था, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र। और बनवाया किसका महल था, तो चंद्रगुप्त का। अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवधार्मन, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। बिहार मौर्योत्तर काल में शुंग वंश संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। राजधानी विदिशा। प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति। अंतिम शासक देवभूति। मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। इस काल को वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है।
वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।